नमस्कार। एक बात बताइए, कोर्ट में कोई पेपर डाल फाइल हो गया, उस पे एग्जिबिट नंबर भी चढ़ गया, उसका एग्जिबिट भी हो गया, तो क्या बाद में उसकी एडमिसिबिलिटी को चुनौती दी जा सकती है? या ट्रायल के दौरान किसी जज को क्या करना चाहिए? अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है किसी डॉक्यूमेंट को लेकर या किसी एविडेंस को लेकर, तो उसको तुरंत डिसाइड करना चाहिए या उस ऑब्जेक्शन को मार्क करके उसे केस के अंतिम में डिसाइड करने के लिए छोड़ देना चाहिए? ये एक सवाल था जिसपे जो पूछा गया, और मुझे ये कहा गया कि भाई आप इस सवाल को डिस्कस कीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बैकग्राउंड में, जिससे कि कल होकर अगर उसे कोर्ट में कोर्ट भी करना पड़े, आर्ग्यू भी करना पड़े, तो हम उस जजमेंट के सहारे कोर्ट को कन्विंस कर सकें। इस तरह के सर्कमस्टांसेस में कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को खासकर, क्या रास्ता अपनाना चाहिए? तो आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के दो बेहतरीन जजमेंट के सहारे जो इस इशू को बहुत ही बढ़िया डील करता है, और मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए इस जजमेंट को। पहला है बिपिन शांतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये 2002 का जजमेंट है। इसका साइटेशन है 2002 10 SCC 529। और दूसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट है REV वेंकटाचलैया वर्सेस विश्वेश्वरम, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है, वेंकटाचला वाले जजमेंट का। ये दो जजेस का जजमेंट है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि शांतिलाल वाले जजमेंट में एक क्रिमिनल केस था और वहां 3 जजेस बेंच, और वो पहले का जजमेंट है, और जो वेंकटाचला वाला जजमेंट है वो बाद का जजमेंट है। लेकिन वेंकटाचला वाला जजमेंट में शांतिलाल वाले जजमेंट का जिक्र नहीं किया गया है, डिस्कस नहीं किया गया है। ये एक बेसिक बैकग्राउंड है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा लीगल आउटलुक यूट्यूब चैनल। कोर्ट रूम में अक्सर सुनने को आपको मिलता होगा कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट आता है तो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वो उस डॉक्यूमेंट को लेकर या किसी पर्टिकुलर एविडेंस स्टेटमेंट को लेकर जो विटनेस दे रहा होता है, दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन करती है, जो आज के चर्चा का विषय है। जब भी हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो आपसे ये एक बात जरूर कहते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी और उसकी रेलिवेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले रेलिवेंसी आता है, फिर एडमिसिबिलिटी आता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में कि क्या कानून उस तथ्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, किसी डॉक्यूमेंट को या किसी स्टेटमेंट को स्वीकार करने की अनुमति देता है, तो ये होता है एडमिसिबिलिटी। लेकिन क्या कोई मुद्दे, कोई तथ्य, कोई फैक्ट या कोई डॉक्यूमेंट जो इशू इन्वॉल्व है कोर्ट में के सामने उससे संबंधित है, तो ये होता है रेलिवेंस, कि वो प्रासंगिक है या नहीं, वो जो सवाल या जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने लाया गया है वो प्रासंगिक है कि नहीं। दूसरा एडमिसिबल मतलब स्वीकार है या नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। जो भी स्वीकार होता है कोर्ट को, वो एज पर लॉ होता है और वो फिर वो रेलिवेंट हो जाता है। लेकिन जो रेलिवेंट है हर एक बार स्वीकार नहीं होता कोर्ट को। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब देखते हैं कि विपिन शांतिलाल वाले जजमेंट में क्या है। जैसे मैंने बताया आपको कि 3 जजेस बेंच का जजमेंट है। ये क्रिमिनल NDPS से रिलेटेड इशू था, उसको उस बैकग्राउंड में इसको डिस्कस किया, जिसमें ये कहा कि जब भी कोई ऑब्जेक्शन लगा, अगर कोई दूसरी पार्टी लेती है और कोर्ट उसको इमीडिएट अगर डिसाइड करती है तो ट्रायल रुक जाता है वहां पे। फिर घंटों घंटों वेट करना होता है, या कई बार वो ऑर्डर चैलेंज होता है तो फिर वो प्रक्रिया और मुश्किल हो जाती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि जब भी किसी डॉक्यूमेंट पे या किसी स्टेटमेंट पे कोई ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट वहां ऑब्जेक्शन मार्क कर दे और ये लिख दे कि वो आखिर में, केस के आखिर में जब फाइनल आर्गुमेंट के समय सुना जाएगा और उसको फाइनल जजमेंट के समय डिसाइड किया जाएगा, जिससे कि वो सारी चीजें एक रिवीजन कोर्ट या अपीलेट कोर्ट के पास अवेलेबल हों, हायर कोर्ट अपने माइंड को अप्लाई कर सके। न्यायालय जो ये इस न्यायालय ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस शांतिलाल वाले जजमेंट में इस चीज को सुधारने की सबसे पहला कदम है कि कोई आपत्ति करे। दूसरा कदम है कि उसको टेंटेटिवली डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कर ले। तीसरा कदम है कि वो उसको कोर्ट अपने ट्रायल कोर्ट अपने इसमें लिखे कि वो लास्ट में डिसाइड होगा।
और चौथा कि भाई उसको ट्रायल को कंटिन्यू करे, रोके नहीं। जबकि जो बेसिकली दो दो फायदे हैं जो कोर्ट ने काउंट किए अपनी इस जजमेंट में, शांति वाले जजमेंट में, कि एक तो ट्रायल में अननेसेसरी डिले नहीं होगा, दूसरा जो जैसा मैंने बताया कि जो एपेलेट कोर्ट है उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा किसी भी उस इश्यू को दोबारा डिसाइड करने के लिए जब वो फाइनली एपेलेट कोर्ट के पास पहुंचेगा। हालांकि इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई डिफिशियंसी ऑफ कोर्ट की स्टाम्प ड्यूटी का मामला है या स्टाम्प फी का मामला है तो कोर्ट को इमीडिएट डिसाइड करना चाहिए, जिससे कि दूसरी पार्टी उसको, और ये कोर्ट की ड्यूटी भी बनती है कि अगर कोई स्टाम्प ड्यूटी स्टेट को नहीं पे किया गया है तो उससे इमीडिएट ले जाए, इसके पहले कि उस डॉक्यूमेंट पर वो एविडेंस के तौर पे रिलाई हो। अब देखते हैं दूसरा जजमेंट जो 2003 का है, वेंकटाचला का वाले केस का, जस्टिस लाहौती का लिखा हुआ जजमेंट है, 2 जजेस बेंच का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो भी ऑब्जेक्शन लिया जाता है बेसिकली दो कैरेक्टर होते हैं डॉक्यूमेंट के, एक तो जो एडमिसिबल हो ही नहीं सकता, तो उस वो नहीं हो सकता बिल्कुल। अगर लॉ में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, लॉ कहीं कन्फ्रंट कर रहा है, तो उस केस में तो किसी भी स्टेज पर वो ऑब्जेक्शन को लिया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा ये है मोड ऑफ प्रूफ को लेकर है, अगर आपने शुरुआत में ऑब्जेक्शन नहीं लिया किसी पार्टी ने तो ये माना जाता है कि वो वेव ऑफ कर दिया उसको, और बाद में वो उसको नहीं ले सकता क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा अपनी गलती को ठीक करने का। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने की कोशिश की गई। दोनों डिसीजंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पहला विपिन शांतिलाल का केस कहता है कि भाई आपत्ति करो, ऑब्जेक्शन करो, टेंटेटिवली मार्क करो, काम को आगे बढ़ाओ, अंत में डिसाइड करो। वेंकटाचला ये कहता है कि अगर मोड ऑफ प्रूफ का प्रश्न है जहां पर अगर नहीं लिया तो फिर बाद में उसको नहीं लिया जा सकता है। तो अब जो सवाल उठता है कि इन दोनों जजमेंट में बाइंडिंग प्रेसिडेंट कौन सा है, तो मेरी समझ से भी, जो आपको भी लग रहा होगा कि भाई देखो तो 3 जजेस बेंच का है, पहले का है और बाद वाले वेंकटाचला जजमेंट में उसको डिस्कस नहीं किया गया, तो कोर्ट के लिए जो प्रोसीजर अवेलेबल है इस सर्कमस्टांसेज में कि जब भी कोई ऑब्जेक्शन लगे तो उसको अपने ऑब्जेक्शन को नोट करके और काम को आगे बढ़ाना चाहिए टेंटेटिवली। मार्किंग जो डॉक्यूमेंट की है वो टेंटेटिवली है, तो जिससे कि प्रोसीजर रुके नहीं। और ये जो बेसिक थ्योरी है ना, जो इवन की लॉ जो प्रिवेलिंग लॉ है चाहे सीपीसी हो या एविडेंस एक्ट हो वो भी सपोर्ट करता है। जैसे कि वेंकटेश्वरैया वाले जज में कहा कि मोड ऑफ प्रूफ का बाद में आप नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्डर 13 रूल 3 स्पेसिफिकली कहता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को लेकर अगर कोई एडमिसिबिलिटी इशू है तो या रेलिवेंस इशू है तो कोर्ट किसी भी स्टेज पर उसको डिसाइड कर सकती है, किसी भी स्टेज पर उसको कंसीडर कर सकती है। तो ये कहना है कि एक बार डॉक्यूमेंट एडमिट को मार्क हो गया और अगर उस पर नहीं लिया गया ऑब्जेक्शन तो वो बाद में नहीं लिया जा सकता, ये कहीं ना कहीं इस लीगल प्रोविजन से, स्पेसिफिक प्रोविजन से कन्फ्रंट करता है। दूसरा सेक्शन 136 एविडेंस एक्ट की बात है, जिसमें ये भी, उसमें भी यही कहा गया है कि ये कोर्ट डिसाइड करेगी अपने, जब वो एविडेंस का एप्रिसिएशन करेगी कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है या एविडेंस है वो रेलिवेंट है या नहीं, तो कोर्ट के पास पूरा पावर है ये डिसाइड करने का, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पर डिसाइड कर सकती है। इवन की सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट भी है, वो कहता है कि किसी भी समय कोई क्वेश्चन कोर्ट कभी भी किसी भी समय क्वेश्चन पूछ सकता है सत्य किसी फैक्ट की ट्रुथ को जानने के लिए, या कभी भी कोई प्रॉपर प्रूफ मांग सकती है कोर्ट। तो कोर्ट के पास काफी पावर है इस चीज को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट विपिन शांतिलाल और वेंकटाचलैया वाले जजमेंट के बैकग्राउंड में, तो आपको भी समझ आ गया कि ट्रायल कोर्ट के लिए जो प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या है और आपके लिए क्या रास्ता खुला हुआ है। अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है। तो इस डिस्कशन के बैकग्राउंड में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप किसी वीडियो पसंद आया, डिस्कशन पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप सवाल जरूर पूछिए जिससे कि हमारा और ये आपका सिलसिला चलता रहे। ये हमारा छठा वीडियो है एविडेंस लॉ मेड इजी के सीरीज में। इसमें जो दूसरे वीडियोज हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप उनको भी देखिए जिससे कि टोटलिटी में आप बातों को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।